सम्माननीय मंच और कहीं ना कहीं जिनके दिलों में क्रांति की ज्वाला अभी भी धधक रही है, ऐसे सिरूर के मेरे भाई और बहनों, अभी इस कार्यक्रम के शुरुआत में एक प्रतिज्ञा हम सब ने ली। आज़ादी के 75 साल बाद यदि इस प्रतिज्ञा को फिर से हमको दोहराना पड़ रहा है, यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और यही कारण है कि आज एक पत्रकार को भी व्याख्याता बन के आपके बीच में आना पड़ रहा है। व्याख्यान देना या लेक्चर देना ये मेरा धर्म या काम भी नहीं है। मैं एक पत्रकार हूँ। जब अखबारों में था तब लिखता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब टीवी पे आता था तो 2-2, 5-5 मिनट की बाइट होती थी। यूट्यूब की दुनिया में कहीं हम आधा घंटा बात कर लेते हैं, 15 मिनट बात कर लेते हैं, लेकिन लगातार उद्बोधन करना, कैमरे के सामने बात करना, अपने विचार रखना, विश्लेषण करना ये हमारा काम था। लेकिन आज ये जन जागरण का काम इसलिए करना पड़ रहा है कि जिस ताकत के साथ और विश्वास के साथ ये प्रतिज्ञा ली गई थी 1950 में, उसके बाद लगातार कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। विभिन्न राजनीतिक दलों की मिलीजुली सरकारें भी हमारे देश ने देखी। हर सरकार ने थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करने का प्रयास किया, संविधान में संशोधन समय के साथ साथ किया, जरूरतों के अनुसार भी संविधान में बदलाव हुए। लेकिन संविधान का जो बेसिक ढांचा था, इसको किसी ने भी छेड़ने की हिम्मत नहीं की और कहीं गलती से कुछ हो भी जाता तो सर्वोच्च न्यायालय का एक अंकुश ऐसा था कि वो अंकुश लगातार सरकार को अपने औकात में रखता था। लेकिन आज यदि 75 साल बाद यदि आज हमें फिर से इसी संविधान को बचाने के लिए यदि इकट्ठा होना है और यह जन जागरण करना है, तो मुझे लगता है कि ये अमृत काल नहीं, ये विष काल है। और ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं कि सभी प्रबुद्ध नागरिकों को, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उन्हें सबको एक बार अपने अंतरात्मा को झटोड़ना होगा और ये अपने आप को पूछना होगा, क्या 2014 में सत्ता में बैठा हुआ ये मदमस्त हाथी अपने अहंकार से इतना पगला गया है कि वो देश के लोगों के अरमानों को तो अपने पैरों के नीचे कुचल ही रहा है, लेकिन क्या 2024 में फिर से वापस आने पे संविधान बदल देगा? मैं किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं आता, मैं किसी राजनीतिक पार्टी या विचारधारा के साथ नहीं रहता हूँ। मैं भी एक वोटर हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं भी वोट देता हूँ। जब मैं मतदान करता हूँगा तो मैं भी किसी न किसी राजनीतिक दल को या किसी नुमाइंदों को चुनता हूँ। लेकिन मेरी व्यक्तिगत जो सोच होता है वो वहीं तक होता है जब मैं मतदान करता हूँ। लेकिन यदि मैं पत्रकारिता की कलम हाथ में लूँ या कैमरे के सामने खड़ा हूँ तो मुझे इस बात का बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि मैं अपने स्वयं के विचार न थोपते हुए जनमानस की तकलीफ़ों को या उनकी पीड़ाओं को यदि मैं शब्द दूं तो यही मेरा कर्तव्य है। और आज जब मैं पूरा भारत घूमता हूं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कलकत्ता से लेकर पठानकोट तक, तब एक बात मुझे समझ में आता है कि इस देश की कई समस्याएं हैं। आम आदमी लगातार परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन हमारी सरकार, हमारी माँ बाप, जिनका ये कर्तव्य है कि उन्हें इसका निदान करना होगा, वो लगातार अपना फोकस बदलते हुए सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि लगातार मैं सरकार में कैसा बना रहूं और सरकार को मैं लगातार कैसा अपने हिसाब से, अपने सोच से चलाऊं। कोई भी राजनीतिक दल आता है वो अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार को चलाता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति पूजा नहीं होती। और जब व्यक्ति पूजा होती है
तो फिर वो व्यक्ति पूजा कहीं ना कहीं एक तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देती है। जिस प्रतिज्ञा का आज हमने जिक्र किया, जिस 26 तारीख को जब एक अंगीकृत हुआ था, तो एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 में जब बाबा साहेब आम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते अपना उद्बोधन दिया, तो उस उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि मुझे एक डर भी है, मैं एक बेहतरीन संविधान का ड्राफ्ट आज संविधान सभा के सामने पेश कर रहा हूँ, जो विश्व के बेहतरीन संविधानों का निचोड़ है, जो इस देश की जो एक उपमहाद्वीप है देश, जहाँ विभिन्न जाति धर्म है, जहाँ विभिन्न संस्कृतियाँ एक साथ पल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट हमने 2.5 साल अथक मेहनत करने के बाद तैयार किया है। लेकिन इतना बेहतरीन डॉक्यूमेंट होने के बाद भी आज मुझे एक डर है। तो डर क्या है? उन्होंने कहा कि कहीं इस देश में लोकतांत्रिक तानाशाही जन्म न ले। और वो डर मेरा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में व्यक्ति पूजा है। जब व्यक्ति पूजा हो, लोग एक किसी व्यक्ति को भगवान मान के और उसकी पूजा करने लगता हो, देश में यदि अशिक्षा ज़्यादा हो, देश में यदि सामाजिक असमानता हो, तो फिर एक तानाशाह जन्म लेता है और सामने मुखौटा प्रजातंत्र का होता है। मैं सैल्यूट करता हूँ बाबा साहेब आम्बेडकर के उस विजन को। शायद 75 साल बाद संविधान के लागू होने के या देश की आज़ादी के, क्या ये तानाशाही प्रवृत्ति जन्म ले रही है, हमें ये देखना है। हमारे बीच में कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इंदिरा गांधी का शासन देखा होगा। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी एक कांग्रेस में ऐसा समय आया कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा की घोषणा होने लगी और इंदिरा जी को पूरा भारत मानने लगा। और जब व्यक्ति पूजा ज़्यादा हो गई तो इंदिरा जी जैसी पढ़ी लिखी नेत्री भी, जो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, जिसने देश के स्वतंत्र संग्राम में हिस्सा लिया था, देश की आज़ादी और गरीबी से निकलते हुए देश को देखा था, उन्हें भी ऐसा समय आ गया कि उन्होंने भी आपातकाल घोषित किया। लेकिन 18 महीने में उन्होंने सोचा शायद जीवन की सबसे बड़ी भूल की, उन्होंने माफ़ी मांगी। जो गलती उन्होंने की, देश ने उनको सज़ा दी। उसके बाद फिर वो सत्ता में आई और अपने अंतिम समय तक वो लगातार उसी संविधान की रक्षा करते हुए दिखाई दे रही थी। बार बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि लोग हम पे आरोप लगाते हैं, लोग इस पूरे भारत में अफवाह फैला रहे हैं कि हम संविधान बदल नहीं रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि बाबा साहेब आम्बेडकर भी आएंगे तो संविधान नहीं बदल पाएंगे। मैं आज कहता हूं और बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, शायद आप में से कुछ लोग हमें इस बात को, मेरे बात से इत्तेफाक भी ना रखें, लेकिन आज यदि आम्बेडकर आ जाए फिर से, तो आम्बेडकर संविधान भी वापस लेंगे और अंग्रेजों के हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप वापस आ जाइए, ये देश उस लायक नहीं है कि जिसको आज़ादी दी जाए। इस देश के वर्तमान नेतृत्व इतना गिरा हुआ है कि उन्होंने इस आज़ादी का इतना फ़ायदा उठाया और इतनी अपनी चीज़ें इस देश में थोपने का प्रयास किया कि 75 साल से जो गंगा जमुना संस्कृति का एक विरासत लिए हुए ये देश था, आज इस देश का सामाजिक ताना बाना तार तार होता नजर आ रहा है। आम्बेडकर जी संविधान वापस लेते और अंग्रेजों को वापस बुलाते, क्योंकि वो एक विदुषी थे, वो एक ऐसे इंसान थे जो आने वाले 100 साल के बारे में सोच रहे थे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि यदि अफवाह है, तो मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के पार्टी के नेता क्यों बार बार ये वक्तव्य देते हैं कि हमें संविधान बदलने की ज़रूरत है? क्यों कहते हैं कि हमको 370 सीटें इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है? क्यों हेगड़े साहब ऐसा कहते हैं? क्यों लल्लू सिंह ऐसा कहते हैं? क्यों अरुण गोविल ऐसा कहते हैं? क्यों तमाम नेता ऐसे कहते हैं? और उनके कहने पर प्रधानमंत्री मात्र भाजपा ये कहे कि उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है, तो फिर वो पार्टी के किनारे क्यों नहीं होते? जिन लोगों का इस संविधान में विश्वास नहीं, वो आपके पार्टी के टिकट पर चुनाव कैसे लड़ते? इस सवाल का जवाब जब पूछते हैं तो वो मौन हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री को आर्थिक सलाह देने के लिए एक आर्थिक सलाहकार समिति है। उस आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष एक बहुत बड़े इंसान और अर्थशास्त्री होते हैं। वो इस देश की आने वाले समय की आर्थिक नीति तय करते हैं। आज हमारे थाली में कितना खाना हम खाएं, आज हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, आज हम हमारे घर के बुजुर्गों का इलाज करेंगे कि ना करेंगे, ये सारी चीज़ें
उस आर्थिक नीति से निकलती है जिस आर्थिक नीति की जो समिति है उसकी अध्यक्षता करने वाले विवेक दुबराय आज एक लेख लिख के कहते हैं कि इस देश में अब संविधान बदलने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि जो शब्द अभी आज हमने प्रतिज्ञा में लिए, वो तमाम शब्दों का उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा कि अब इसकी ज़रूरत कहाँ है। वो कहते हैं वी हैव टू गो टू ड्राइंग बोर्ड अगेन। इसका मतलब है हमें फिर वापस उसी जगह जाना है जहाँ फिर से संविधान लिखना होगा। वो कहते हैं कि ये जो संविधान है ये ब्रिटिश कालीन संविधान दिखाई देता है। उस महामूर्ख को ये कौन बताए कि ये संविधान कहीं पढ़ने की ज़रूरत करे। इस विश्व के तमाम देश आज भी हमारे संविधान के सामने नतमस्तक होते हैं क्योंकि इतना विस्तृत और इतना बढ़िया संविधान किसी को नहीं रहा। जब ये संविधान लागू हुआ तो यूरोप में कई ऐसे देश थे विकसित जहाँ महिलाओं के अधिकार नहीं थे। वह आज भी कई लोगों को मतदान के अधिकार नहीं थे। लेकिन ये भारत तब अधनंगा था, अधपेट भूखा था, संघर्ष कर रहा था। अंग्रेजों से आज़ादी लेने के बाद अपना जीवन कैसा जिए इसका रास्ता ढूंढ रहा था। उस अधनंगे भारत ने, भूखे भारत ने भी ऐसा संविधान जन्म दिया कि आज भी विश्व उस संविधान के सामने नतमस्तक होता है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश कालीन है। कौन कहता है ये ब्रिटिश कालीन संविधान है? क्या ब्रिटिश कालीन, क्या ब्रिटिश में तब महिलाओं के मतदान के अधिकार थे? ऐसे कई ब्रिटिश में तब जाति पार्टी थी जो हमारे देश में जातियों का समान अधिकार दिए गए। बाबा साहेब आम्बेडकर का एक जीवन का लक्ष्य था कि इस देश का शासक किसी राजा या सामंत के पेट से पैदा नहीं हो। इस देश का शासक भिखारी भी हो तो बनता है। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ। एक चाय वाला यदि इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसका पूरा श्रेय मुझे लगता है उस संविधान को देना चाहिए। इस संविधान ने इतनी ताकत दी कि एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन एक चाय वाले को जब प्रधानमंत्री बनता है तो उसे उस चाय वाला या रेडी पे काम करने वाले लोगों की तकलीफों की भी जानी होनी चाहिए। उसका दर्द उसके दिल में होना चाहिए। क्या हमारे प्रधानमंत्री उस सिंहासन पर बैठने के बाद अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट समझने लगे हैं? क्या वो भूल गए कि वो चाय बेचते थे? क्या वो भूल गए कि उनकी माँ बर्तन मांजती थी? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं दसों बार वो लोगों के बीच में बोल चुके हैं। मैं उनके पढ़ाई के ऊपर कभी सवाल नहीं उठता क्योंकि मैं जानता हूँ अनपढ़ व्यक्ति भी इस देश में ऐसे कई अनपढ़ व्यक्ति हुए कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान ही नहीं दी। इस देश का उद्योगपति धीरूभाई अंबानी भी कोई पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे। वसुंधरा पाटिल यही हमारे महाराष्ट्र के एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर थे। सबसे ज़्यादा लोग उनको प्यार करते थे। वो भी कोई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन वो समाज को जानते थे, वो जनता के नफ्स को जानते थे, इसलिए वो बेहतरीन नेता हो गए। आज हमारे प्रधानमंत्री अनपढ़ नहीं हैं। ये नया शब्द मुझे अभी, मैं जब इलाहाबाद गया था सतना जाने के लिए तो इलाहाबाद में कुछ समाजवादी लोग मिले और उन्होंने मुझे कहा कि अशोक जी आप अनपढ़ शब्द का उपयोग मत कीजिएगा। अनपढ़ लोग भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर गए हैं। एक होता है पढ़ा लिखा, एक होता है अनपढ़ और एक होता है कुपढ़। और एक कुपढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा घातक होता है क्योंकि वो जो पढ़ता है वो गलत पढ़ता है और गलत शिक्षा लेके वो जो अच्छा शिक्षा वाला है उसको भी गलत साबित करता है और जो अनपढ़ है उससे अपने आप को ऊपर मानता है। ये जो कुपढ़ है ये देश को कहाँ ले जाएगा पता नहीं। मैंने एक बार कहा था बंदर के हाथ में वस्तुरा देने की बात है। यदि बंदर के हाथ में वस्तुरा दे दोगे तो वो किसनों को खुद को भी घायल करेगा, कितनों को घायल करेगा ये पता नहीं। मैं प्रधानमंत्री की तुलना बंदर के साथ नहीं करता, लेकिन यदि उस चेयर पर बैठा हुआ इंसान उस प्रवृत्ति का हो तो फिर उस चेयर की भी गरिमा नीचे आ जाती है। संविधान इसीलिए बदलने का डर है क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार 2014 के बाद जिस हिसाब से अपना देश चला रहे हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के ढांचे को लेकर कुछ निर्णय दिए, उस निर्णय को कानून बना के बदल के यदि आप अपनी बात जबरदस्ती देश में थोपना चाहते हैं तो फिर ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूँ। क्या दिल्ली की चुनी हुई सरकार को इतना भी अधिकार नहीं है कि दिल्ली का सेक्रेटरी कौन हो? इसकी जवाबदेही उसकी होगी क्योंकि 5 साल बाद जो भी दिल्ली का मुख्यमंत्री है उन्हें जनता के बीच में जाना होता है, अधिकारियों को नहीं जाना होता है। लेकिन दिल्ली की सरकार को जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दिल्ली की सरकार को भले वो आधी सरकार हो लेकिन कम से कम अधिकारियों के चयन और अधिकारियों के बदलाव में उनकी बात मानी जानी चाहिए, प्रधानमंत्री ने नया कानून ला के वो भी अधिकार छीन लिया। क्या प्रधानमंत्री यदि अपने आप को कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ? मुझे याद है मेरठ में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं चुनाव का आगाज़ नहीं करता, मैं चुनाव के लिए प्रचार नहीं करता, मैं तो आपके बीच में संवाद स्थापित करता हूँ। लोग इतना मुझे प्यार करते हैं कि हर चुनाव में लोग मुझे यूँ ही जितवा देते हैं।